नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कूल फैंस सत्ता का संग्राम अपने चुनावी रथ को लेकर मौजूद है रतलाम में। रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र जो कि आरक्षित सीट है, जनजातीय आरक्षित सीट है ये, और यहाँ पर सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस गढ़ को, कांग्रेस के गढ़ को भेदना आसान नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि कांतिलाल भूरिया पिछली बार अपना चुनाव हार गए थे, इस बार वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और दूसरी तरफ अनीता चौहान है जो भाजपा की प्रत्याशी है। जो सांसद थे, यहाँ के सिटिंग सांसद, उनका टिकट बीजेपी ने इस बार काटा था। अब अगर यहाँ के चुनावी समीकरणों की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पर हमेशा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त मिली है। चेतन है यहाँ के जो विधायक हैं, चेतन कश्यप, उनका एक प्रभाव माना जाता है इलाके में। तो क्या लोकसभा चुनाव में वो फायदा दिला सकेंगे अपनी पार्टी को? लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, या यूं कहें जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर कहा जाता है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका होता है वोटर्स को अपनी तरफ करने का। आपको बता दें कि भील और भिलाला ये दो जनजाति हैं जिनके बीच में कड़ी टक्कर माना जाता है, और दोनों ही जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ के, वो इस समुदाय से आते हैं। भील जो प्रजाति है वो बहुतायत में है, जिससे कि कांतिलाल भूरिया आते हैं, और जो भिलाला है उससे अनीता चौहान जी आते हैं। उन्हें कहा जाता है कि थोड़े वो संभ्रांत हैं जनजातियों में। हमारे साथ इस वक्त रतलाम के जो स्थानीय नेता हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को समझते हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या इस बार मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री ने जो आदिवासियों के लिए एक विजन दिखाया है, उस पर मतदान होगा, या फिर राहुल गांधी ने जो बड़ा दांव आरक्षण को लेकर चला है कि 50% रिजर्वेशन हम लेकर आएंगे, सीमा को बढ़ा देंगे, उस पर चुनाव होगा, या फिर विकास के जो मुद्दे हैं, और क्या कहीं ना कहीं धर्म जाति का मुद्दा भी है, राम मंदिर का मुद्दा है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बीजेपी के यहाँ पर नेता हैं, आप सभी का स्वागत है अमर उजाला की इस चर्चा में। इस क्षेत्र से कांग्रेस को बहुत उम्मीद रही है, क्योंकि यहाँ पे एकदम कांटे की टक्कर होती है। रतलाम में इस बार कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई कांग्रेस का गढ़ नहीं है। पहले भी हमने इस गढ़ को, जो कांग्रेस का रहा था, उसको हमने खत्म कर दिया है। आदिवासी बेल्ट पहले भी हम जीत के आए हैं, और निश्चित रूप से अभी भी हम जीत के आ रहे हैं। रही बात दूसरी, आपने भी राहुल गांधी का जिक्र किया, तो अभी रतलाम में कुछ दिन पहले राहुल जी का दौरा हुआ था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की तैयारी करी थी, लेकिन 2:32 से राहुल गांधी कौन सी गाड़ी में बैठ के गए, कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता चला। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आरक्षण वाला दांव चल नहीं रहा? आरक्षण वाला कोई दाव चलना नहीं है। जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो करती है। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का कोई फर्क नहीं है। आप राहुल जी के स्टेटमेंट देखिए, कब बदलते हैं और कब लागू हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने हर सभा में ये बात कही है। सभा में बात करना अलग बात है, लेकिन संसद में उन्होंने क्या किया? अगर वो कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा था, अगर वो कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा था, तो संसद में क्यों नहीं बोले वो? आप संसद की डिबेट आजकल तो ऑनलाइन होती है, हर टीवी चैनल पे आ रही है, क्यों नहीं बोले वो टीवी के ऊपर? और रही बात, अभी कांग्रेस का एक आरोप हमारे ऊपर रहता है कि आपने सांसद का जो भी है, हमारे प्रत्याशी को आपने आपके उधर खींचा। अरे आपसे नहीं संभल रहा था तो हमने खींच लिया। कमलनाथ की सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार थी, आपसे विधायक ही नहीं संभल रहे थे। अब वो विधायक छोड़ करके अगर बीजेपी में आए तो हमारी क्या गलती है? अब आपको बता दें कि दिलीप भूरिया जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आए थे, अब नहीं रहे वो। 2019 के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। जी, ये जो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ था 2014 के बाद, मोदी लहर चल रही थी पूरे देश में, उसके पश्चात जब उपचुनाव हुआ तो सिंगल एक मात्र सीट रतलाम झाबुआ की ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस पुनः जीत हासिल करी। परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ है, इसीलिए तो नजर है यहाँ। और रतलाम शहर को छोड़कर अगर बात करें, पिछली बार भी अगर हम कांग्रेस यहाँ हारी है तो उसका मूल कारण रतलाम शहर था और कुछ थोड़ा सा हिस्सा ग्रामीण का था। बाकी सब जगह कांग्रेस को ही वोट मिला, और आज हम अच्छी तरीके से आगे की बढ़त बनाए हुए हैं, और हम लाखों वोट से यहाँ कांग्रेस को विजयश्री मिलने वाली है। आरक्षण की बात जो राहुल गांधी ने कही है, आपको लगता है कि ये जो आरक्षण के मुद्दे पे वापस कांग्रेस आ रही है, ये एक जाति धर्म ऐसे ऐसे राजनीति को लेकर आ रही है, और ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स लग रहा है क्या आपको? जातिगत नहीं है। अगर समाज के किसी पिछड़े तबके को अगर ऊपर उठाना है
आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो आज हमारे जो पिछड़े दलित आदिवासी वर्ग के जो लोग आज डॉक्टर इंजीनियर ये नहीं बनते। आज नीड है, आज आवश्यकता है, इसलिए इस बात को कहा गया है। आज ये सारी व्यवस्था अगर आरक्षण में नहीं होती तो नहीं हो पाता। मंडल आयोग से आप लोगी तो उस वक्त जब बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया था तब भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया था, क्योंकि सरकार में बीपी सिंह की सरकार को तो सपोर्ट भी आडवाणी जी कर रहे थे अपने 80 टाइम्स सांसद लेकर। आज सबसे बड़े ओबीसी नेता का दावा नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं। तब जब हम जाति गणना की बात कर रहे हैं, उनका शोषण जो हो रहा है हर जगह, दलितों का शोषण पोषण का और पिछड़े वर्ग का, अगर हम उनकी डिमांड कर रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर है तो ऐसा भी नहीं कि हम जनरल कैटेगरी को भगा रहे हैं या जनरल कैटेगरी हम उसके उनको आर्थिक आधार पे जो जनरल कैटेगरी की तो बात ही मत कीजिए, आप ओबीसी एससी एसटी की बात कीजिए। एसटी लोगों को कितने प्रतिनिधित्व मिला, एसटी लोगों को कितना मौका मिला रिजर्वेशन के बावजूद? आप 70% जितना आजादी के जो 70 साल हुए हैं आदिवासियों को रिजर्वेशन इस सीट पे जहां आप खड़ी हैं, ये सीट भी कांग्रेस के काल में हुई है। यहाँ पे जो कैंडिडेट है 4 बार से एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, चुनाव जीते हैं, तो अगर उनको कांग्रेस ने टिकट दिया तभी चुनाव जीते हैं। क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है। 20 साल से यहाँ पर प्रदेश की शासन है, भारतीय जनता पार्टी की शासन है। 10 साल से लोकसभा में देश में मोदी जी का शासन है। कितने आदिवासियों का उन्होंने भला किया, इन पे भी चर्चा होनी चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार है और विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी ये क्यों लग रहा है कि आदिवासी पॉलिटिक्स यहाँ पर खेला जा रहा है चुनाव के बीच, और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उनको 50% से लिमिट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी और ज्यादा आरक्षण देने की जरूरत है। आप इस पर क्या कहें? जल जंगल और जमीन पर अगर पहला किसी का अधिकार है तो आदिवासियों का है। मेरे भाई अभी संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान आदिवासियों को और पूरे ओबीसी और एससी को दिया। मेरे भाई को याद दिला दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें 2 बार कांग्रेस ने हराने का प्रयास किया है, और संविधान को अगर किसी ने बदलने का प्रयास किया तो कांग्रेस ने किया। आज उसी संविधान को बचाने की कांग्रेस बात करती है। यह वह पार्टी है जिन्होंने हमेशा आदिवासियों का हक छीना, माइनॉरिटी का हक छीना, अल्पसंख्यकों का हक छीना और उनका सिवाय उनका शोषण के अलावा कोई काम नहीं करा। आज कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है और उनके ऊपर पैर रखकर 70 साल इन्होंने राज किया, और जब वापिस ये सत्ता में नहीं आए तो ये लुभाने वादे करके सत्ता में आना चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि हम बड़े घोटाले कर देंगे इस देश में। हमारी सरकार ये अभी अपने ख्वाब देखना छोड़ दे। संविधान बचाने की बात नहीं चल रही है, संविधान बदलने की बात नहीं चल रही है। इस देश में आदिवासियों का उत्थान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में देश की जीडीपी बढ़ाने की बात हो या विश्व में भारत की साख बढ़ाने की बात हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। सबका साथ और सबके विकास के साथ यह सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है, और ये इनको हम चुनौती दे रहे हैं कि आपके नेता अब भी उनको आप रोक लीजिए। हम राम में आस्था रखते हैं, हम माइनॉरिटी के सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन आपने जो अपने नेताओं का शोषण करा, कार्यकर्ताओं का शोषण करा, महिलाओं का जो अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया है, और निश्चित ही यह सीट वापिस भारी मतों से जीत रही है। यानी कि आप लीड बना लेंगे यहाँ पर, आपका ये कहना है, और रिजर्वेशन से कुछ नहीं होगा, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स से नहीं होगा। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो ये जो 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल वो ओबीसी एससी एसटी का कोटा छीनकर मुसलमानों को देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? कौन देने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने सवाल पूछा है, राहुल गांधी से सवाल पूछा है, राहुल गांधी पे आरोप लगाया है कि कांग्रेस ऐसा करना चाह रही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आरक्षण की बात अभी किसी भी राहुल जी को नहीं करना चाहिए, है ना। आरक्षण की याद अब आई उन्हें, इसके पहले नहीं आई। अब मेरा ये कहने का मतलब 45 साल से मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस ने क्या किया, हम ये पूछना चाहते हैं, है ना। अब ये वार्डों में जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, लोकसभा एरियो में जाते हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों को इतना भय फैला देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन है ना। दुश्मन कब तक? जब तक मतदान नहीं हो। सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुसलमानों को। योजना का, अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में 847 मुस्लिम महिलाओं को उसका योजना का फायदा मिल रहा है, और 375 हिंदू महिलाओं को मिल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, आपके पर्सनल लॉज में इनका दखल बढ़ेगा, उसको लेकर क्या सोचते हैं मुस्लिम वोटर्स? देखो, ये सब इनके जुमले हैं, है ना।
इन्हें इतने टाइम पहले मुस्लिमों की याद नहीं आई? अब सारे जब इनकी जमीन खिसक गई और ये महंगाई की, अभी जैसे एक आपने किसी ने महंगाई की बात करी थी यहाँ पे, मैं सीधा शब्द बताता हूँ, महंगाई की बात कर रहे हैं और मेरे सभी नेताओं को भी बता रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहे हैं। मैंने 10 रुपए में मजदूरी करी थी, आज 1000 रुपए रोज में कर रहा हूँ। तो कहाँ से महंगाई है? कहाँ से महंगाई है? हैं? कहाँ से महंगाई है? हैं? ये कड़वा बोला तो कैसा बुरा लगा। इन्होंने मैडम आप सुनो, सत्य स्वीकार नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ जितना सुरक्षित मुस्लिम मोदी जी के राज में है, इतना कहीं भी नहीं है। आयुष्मान ये कहना है, इनका कहना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, धर्म के आधार पर अब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आदिवासी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि अब कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं बचा तो धर्म और जाति को लेकर। मैं आपको पहले तो ये जवाब दे दूं, महंगाई की बात है, मैंने पहले रिजर्वेशन पे जवाब दीजिए फिर महंगाई। रिजर्वेशन पे मैडम आप सिर्फ रिजर्वेशन पे प्रश्न खड़ा करेगी क्या? आपको जवाब इनका जो ये डिबेट है, उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब। पिछड़ा वर्ग, अरे भैया पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग अगर हमारा पिछड़ा हुआ, उसको आज भी अगर आवश्यकता है तो उसको आरक्षण बढ़े तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैडम मुस्लिमों को भी आरक्षण की जरूरत है। मेरी बात सुन, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना आरक्षण मिलेगा। ओबीसी जितने हैं उनको मिलेगा, जितने आदिवासी हैं उनको मिलेगा, जितने एसटी एससी हैं उनको मिलेगा। रही मुसलमानों की बात, मुसलमानों को क्या करा? मुसलमानों को अभी तक घर तोड़े, मुसलमानों के साथ क्या करा? मुसलमानों के साथ क्या करा? कि भय कौन दिखा रहा है? बीजेपी दिखा रही है, उनका घर तोड़ रहा है ना? उनके साथ क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री भी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनको विकास की बात करते हैं, लेकिन जो आदमी 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा था, जो विकास की बात कर रहा था, वो मंगलसूत्र मुसलमानों पे आ गया। मैडम आप इतने 10 साल आपने विकास करा तो विकास की बात करें ना, मुसलमान से क्या आपको लेना देना? ये मंगलसूत्र की बात क्यों करनी पड़ रही है? ये जो सवाल है धर्म और राजनीति आपस। मैडम इस देश के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी इस देश को तोड़ना चाहते धर्म के आधार पर, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा उठाया, उनकी जमीन खसक गई है। जनता काफी नहीं है, प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने देश का। ये बयान दिया है ना पीएम ने। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात है, पाकिस्तान राहुल गांधी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की नीतियां कांग्रेस की नीतियां समान है। कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान को फलीभूत करा है। युवा नेता है क्या? समर्थन मेरा ये कहना है, ये बात करते हैं 70 सालों से महंगाई की, आज भी महंगाई की बात करते हैं। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी आगामी पिछले 10 वर्ष के कार्यों को लेकर जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं और इनके प्रधानमंत्री रहे, इनके एक ही परिवार से प्रधानमंत्री रहे और अभी भी इनके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अरे आप बोलेंगे। एक मिनट। अब हम कुछ अब आप लोगों की बातों के बाद कुछ निष्पक्ष लोगों के बीच चलेंगे, यहाँ के कुछ स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं। सर आप आगे आइए। क्या लग रहा है आपको, ये जो आरक्षण का मुद्दा यहाँ उठ रहा है, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की बातें, और ये जो सीधे आरोप पीएम ये लगा रहे हैं कि देखिए आपके साथ यानी कि ओबीसी एससी एसटी के साथ कांग्रेस छल करने की कोशिश कर रही है, उसमें धर्म आधारित आरक्षण लेकर आने की बात करी। क्या ये सब मुद्दे जो हैं रतलाम में बिल्कुल वोटर्स के जहन में है? वोटर्स के जहन में 3 ही मुद्दे हैं रतलाम और लोकसभा क्षेत्र के अंदर: महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता की तकलीफों से संबंधित जो भी चीजें हैं, विकास से संबंधित। राम मंदिर का मुद्दा नहीं है कि राम मंदिर जो मैनिफेस्टो में वादा किया वो करके दिया? क्या राम मंदिर का मुद्दा नहीं है? राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। भाजपा में अगर दम था तो संसद में बिल लाके और बना देती। गौशाला का मुद्दा यहाँ पर है? गौशाला का मुद्दा रतलाम झाबुआ सीट पर नहीं है। और चुनाव के अंदर जिस तरह देश के आम नागरिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उस पे जनता बहुत चिंतित है। चंडीगढ़ का चुनाव जिस तरह इन्हें जीता और सुप्रीम कोर्ट में मतों की गिनती हुई, इससे लोकतंत्र खतरे में हर आदमी समझ रहा है। सूरत के अंदर
सारे उम्मीदवारों को विड्रॉ करके जिस तरह सीट जीती गई, इंदौर के अंदर सुमित्रा महाजन को कहना पड़ा कि भाजपा के लोग मुझे फोन करके कह रहे कि इस बार ये जो किया है गलत किया है, हम नोटा को वोट देंगे। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर भी नोटा दबा है। पिछले चुनाव में करीबन 35,000 के करीब नोटा दबा था। आपको लगता है ये जो चल रहा है निर्विरोध चुन लेने का पॉलिटिक्स, ये आप लोग को फायर बैक कर देगा? नहीं लग रहा आपको? नोटा एक बार इस बार अगर ज्यादा दब गया रतलाम में तो क्या कहेंगे? मेहनत पे तो पानी फिरेगा ना? मैडम ऐसा है, नोटा नहीं दबेगा। जिस प्रकार से मतदाता, कुछ मतदाता हमेशा से जब से नोटा का उपयोग हुआ है, जो लोग बिल्कुल बीच में रहते हैं वो नोटा का उपयोग करते हैं, किंतु अभी मोदी जी की जो नीतियां हैं उसके तहत नोटा बिल्कुल, नोटा का जो परसेंटेज है जो समाज में है वो दबेगा, लेकिन जो निर्णयकारी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और लाखों मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नोटा दबेगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नोटा का 1% हाँ, है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो संदेश आम जनता किसको दे रही है? अभी मेरे भाई माइनॉरिटी की बात कर रहे थे। हमें इस देश में माइनॉरिटी से प्यार है, हमें हिंदू से भी प्यार है, हमें मुसलमान से भी प्यार है, लेकिन हम देशभक्त हैं। हम वह देशभक्त लोग हैं जो देश में, राष्ट्र में निर्माण करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जीत पे अगर हिंदुस्तान में पटाखे फूटे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करते। वो आप मुसलमानों, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आप देख लीजिए। इनके हेगड़े जी जिनके मंत्री हैं वो वादा करते हैं कि 400 सीटें आने के बाद हम संविधान बदलेंगे। राजस्थान की इनकी बहन जो लड़ रही है पार्लियामेंट, मिर्धा जी कोई हैं, उनका कि ज्योति मिर्धा जी कहती हैं हमको सीट इसलिए चाहिए कि 400 आए तो हम अम्बेडकर के संविधान को बदलें। आप सोचो कि जो जिनकी सोच इस धरातल पे चल रही है कि हम 400 सीट पार जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, मतलब देश का विकास नहीं करेंगे, देश के लोगों का विकास नहीं करेंगे। 2 करोड़ लोगों का रोजगार का वादा करके प्रधानमंत्री जी आए थे। आज 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हकीकत यह है कि 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं वो भी नहीं भर पा रहे हैं। उल्टे एडवाइस देते हैं कि आप पकौड़ा तलो। तो आप समझ सकते हो कि इनकी नीतियां जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। लेकिन आपकी तरफ से भी तो कहा जाता है कि राम मंदिर के फैसले को बदल सकते हैं अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं। ये प्रमोद कृष्णन कहते हैं। ठीक है, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं है, लेकिन ऐसे बयान जब दिए जाते हैं तो वोटर्स तो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस ने उनको निकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के खेल रहे हैं वो। उनका काम है कि किसी तरह से माहौल को बिगाड़ा जाए। और जो राम मंदिर में जाने की बात करती हैं, आप अपना घर बनाती हैं तो घर बनाने के पहले जब तक आपका पूरा वास्तु का निर्माण नहीं होता है तब तक कोई आप प्रवेश नहीं करती हैं। राम मंदिर पूरी तरह से बना नहीं, उसमें उसका जब तक पूर्ण स्थापना नहीं होते, कलश स्थापना नहीं हो जाए, सब न बने, तब तक राम मंदिर में मूर्ति स्थापना की जरूरत नहीं थी। चुनावी एजेंडा के लिए नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती उस मूर्ति में स्थापना करवाई अपनी। और दूसरी चीज, अगर मूर्ति स्थापना सरकारी प्रोग्राम था या हिंदुओं का प्रोग्राम था तो उसमें सारे शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया, वो क्यों नहीं गया। दूसरी चीज, इस देश की पहला, अगर ये आदिवासियों की बात करते हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति थी, उनसे क्यों नहीं इन्होंने पूजन करवाया। इन्होंने उल्टे भागवत जी को बैठाया, मतलब इनके लिए इनका एजेंडा चल रहा है। इनके बात लेकर, मुर्मू जी की बात को लेकर आप जा रहे हैं आम जनता के बीच? हमने तो उसी दिन अब डिमांड किया था कि आप क्यों नहीं गए। हम तो आज भी जा रहे हैं कि आदिवासियों की व्यवस्था में, इनकी व्यवस्था में आदिवासी का, शोषित समाज का कोई सम्मान नहीं है। हकीकत आप देख लो, यहाँ पे आदिवासी कन्याओं के साथ बलात्कार होता है। किसने अपमान किया? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो जो ये बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर, राहुल गांधी की सरकार आती है, राम मंदिर को फैसले को पलट देंगे, ऐसा बोला गया। कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप चुप रहिए। आज मैडम एक, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। आचार्य, हाँ ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये बोला है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन को इन्होंने क्यों उठाया कांग्रेस से? राम जी की पूजा करने गए, राम मंदिर की पूजा करने गए तो कांग्रेस ने पार्टी से बाहर कर दिया। उस राष्ट्र की बात कर रहा है। राम मंदिर पे निगाह निकालने वाले के आंखें निकाल देंगे हम। राम मंदिर पर देखने वालों के आंखें निकाल देंगे हम। यहाँ पर 89 में राम मंदिर का ताला राजीव जी ने खोला था, शिलान्यास पूजन किया था। जाकर के आपने सही फैसला लिया। सुनिए तो, 33 एकड़ जमीन जो एक्वायर हुई थी नरसिंह राव जी की सरकार में हुई, ये लोग कोर्ट में गए, उस सरकार में मंदिर नहीं बनाने दिए। इनके लिए मंदिर राम आस्था आदर्श की विशेष नहीं है, इनके लिए राम मंदिर वोट बैंक की राजनीति है। विश्व हिंदू परिषद है, इनके लिए आस्था नहीं है, इनके लिए वोट की राजनीति है। मेरा एक सवाल है, अगर जब राम मंदिर का जो फैसला चल रहा तब 24 वकील राहुल गांधी ने क्यों लगाए? किसने कहा? मेरी बात सुनिए। चलो इतना, एक मिनट इतना है ना, योगी जी को क्यों कर हाँ, अरे आप देखो, पहले ज्ञान लो, आपको ज्ञान ही नहीं है। और हिंदू, एक मिनट मैडम एक मिनट और। पहली बात, जब चुनाव आते हैं इनको राम जी
कृष्णा जी, महादेव जी सब जाते हैं और पूजा किस तरह से करते हैं? इनको देखा कोई पूजा करते हुए? तो लेकिन आपकी तरफ से आते हैं। जी जी, एक मिनट कुछ, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अभी भाई साहब ने कहा, देखिए सरल सी बात है, अभी भाई साहब ने कहा कि राम मंदिर का जो ताला है राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, बहुत अच्छी बात है। तो जब ताला कांग्रेस के जो इतने शीर्ष लीडर ने खुलवाया था, तो रामलला का जब मंदिर बना तो उस पार्टी के लोग दर्शन के लिए क्यों नहीं गए आमंत्रण के बाद भी? ये सवाल है। एक मिनट, जो यहाँ के मुद्दे हैं उस पर वापस आते हैं। जी राम मंदिर का मुद्दा रहने दीजिए। राम मंदिर का मुद्दा अभी रहने दीजिए। जी 50% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 50% से आरक्षण ज्यादा, 50% से आरक्षण कोई भी सरकार किसी को जाति को नहीं दे सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब अन्य जातियों को और आरक्षण देना चाहिए, ये सीमा पर तो वो तो कानून में भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला संविधान बदलेंगे। संविधान में भी नहीं है, तो अब कहां से लाके देंगे ये? तो संविधान बदलने की ये बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी बिल्कुल देंगे। तमिलनाडु में अगर उस क्षेत्र की जनता की आबादी, सुनो मैडम, अगर उस क्षेत्र की जनता की आबादी परसेंटेज आप जिस तरह से जनरल कैटेगरी से ज्यादा हो और जैसे तमिलनाडु में है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 69% रिजर्वेशन दिया है। लेकिन जिन क्षेत्रों में हम जब जातिगत गणना ही नहीं कर रहे हैं, जैसे दक्षिण मॉडल चाहते हैं कि पूरे उत्तर भारत में वो लगाया जाए। चलिए अब हम महिलाओं की बात कर लें। डबल इंजन की सरकार है, लाडली बहना की भी बातें हैं हर तरफ। आपके क्षेत्र की बात करें, आदिवासी क्षेत्र की बात करें, तो लाडली बहना का जो पूरा फायदा है वो मिलेगा इस बार? लाडली बहना का फायदा मिला भी है और मिलेगा भी सही, पर उससे पहले मैं हमारे कांग्रेस भाइयों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं वो हिंदुस्तान है और वहाँ का हर नागरिक हिंदू है, तो ये जातिवाद के नाम पर नागरिक हिंदू है तोड़ने की बात क्यों? हिंदू एक विचारधारा, सबसे पहले वो हिंदू है, तो क्यों बार बार जातिवाद के नाम पे तोड़ने का प्रयास किया जाता है? दूसरा प्रश्न ये है कि जब राहुल गांधी यहाँ रतलाम आए थे तो उन्हें ऐसा क्या डर था और आखिर क्या कारण था कि उन्हें बीच में से निकलना पड़ा? ये भाई मेरे क्यों बचते हैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले। और जातिवाद आप लोगों के ऊपर नहीं है कि उनको निकलना पड़ा। जातिवाद की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जिनको इतना बड़ा सम्मान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, उनका मजाक बनाते हैं ये लोग, उनका मजाक बना के रख दिया है। और जातिवाद ये कह रहे हैं कि अयोध्या में उनको नहीं बुलाया, अयोध्या में उनको नहीं बुलाया होगा, वो रहा होगा कोई कारण, परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन मजाक तो ये बनाते हैं ना, मजाक इन्होंने बना के रखा है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी का, जो एक पिछड़े वर्ग से आती है। भागवत जी, राष्ट्रपति महोदय को न्योता भी नहीं दिया गया। इन्हीं के जो नेता थे, पार्टी के नेता, उन्हीं ने राम मंदिर का उद्घाटन करा। इसी चीज का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि आपने देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, इस वजह से वो लोग नहीं गए थे। और यहाँ पे दो महिलाओं की बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार। अभी इन्हीं का एक सांसद का वो जो साउथ से पकड़ा है, उसके पास 1500 वीडियो ऐसी निकली जो महिलाओं को ब्लैकमेल कर करके असली 3000 है, और उसके साथ नरेंद्र मोदी जी का फोटो है। आप इनकी मानसिकता ये लाडली बहना, ये जो डबल इंजन की सरकार है और लाडली बहना योजना है, कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पे फायदा पहुंचा है। देखिए, जो महिलाओं की जो बात हो रही है कि लाडली बहना हो रही है, मेरी तो खुद की बेटी है, मेरे को खुद ने अपनी बेटी को लाभ नहीं दे पाए, इतने पेपर और डॉक्यूमेंट ला के बता देते कि ये लाओ आंगनबाड़ी, तो मेरे को एंड में लिखकर देना पड़ा मुझे मेरी बेटी का कि मुझे शिवराज की योजना नहीं चाहिए। विधानसभा के पहले बोला बताइए, तो 3000 रुपए देंगे, वो अभी तक विधानसभा जीतने के बाद से क्या हुआ? उसका भी 3000 रुपए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये लोकसभा आ गए। और जो जोवट में बहनाओं की बात करते हैं, तो जोवट में जो लड़की के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, उस पर क्यों नहीं बोलते ये लोग? उस पर चलिए, एक बड़ी घटना हुई। आपको नहीं लगता कि चुनाव में इस तरीके के मुद्दे उठ सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा भाजपा ये दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और आदिवासी क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा मामला हो जाता है। मैडम, लगातार लॉ एंड ऑर्डर इंडिया भारत में मेंटेन हो रहा है। मोदी जी की सरकार आने क्षेत्र की इस घटना की बात कीजिए। जो क्षेत्र में घटनाएं कभी कभी जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हर जगह मौजूद रहते हैं घटना, और ऐसा नहीं है, ये समय होते रहते हैं। वो किसके रिश्तेदार है जानकारी में नहीं है। कांग्रेस का अनर्गल आरोप है, कोई भी हमारे उम्मीदवार के रिश्तेदार नहीं है, उम्मीदवार के और रिश्तेदार नहीं है।
उम्मीदवार के कोई रिश्तेदार नहीं है, इनका आरोप है, आरोप लगा रहे हैं। इस देश के अंदर तंदूर कांड हुआ है, दिल्ली के अंदर उसका बलात्कार करके उसको तंदूर के अंदर बोटी बोटी करके सेक दिया गया, संदेश खाली में। कितनी ये तीनों सीटें जीत रहे हैं आप लोग, खरगोन, धार, हम राजगढ़ भी जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं, हम ये रतलाम भी जीत रहे हैं। अरे हमने काम किया, आपने 20 सालों में यहाँ नहीं काम किया, 10 साल आपको सांसद बदलना पड़ा, आपको आपका सांसद बदलना पड़ा। और दूसरा चीज, नारियों के बारे में नारियों की बात कर रहे हैं। मणिपुर में नंगी औरतों को नचाया गया, भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के मुंह नहीं निकला। कितनी सीटें हम जीत रहे सरकार हैं? बनाने जा रहे हैं। मैडम तीन सीटों का तो निर्णय हो चुका, 3 सीटों का तो निर्णय हो चुका, 370 और जीत रहे हैं, और अब के बाद 400 पार, ये भारत की जनता की मांग है। चलिए, यहाँ जनता की बातें, स्थानीय नेताओं की जो बातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जाहिर तौर पर इन सीटों पर सबसे ज्यादा देश की नजर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये तीनों जो आरक्षित सीटें हैं वो जीतेगी। लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर जनता कैसे वोट करती है ये देखना बहुत अहम होगा। 13 तारीख को मतदान होना है, 4 जून को नतीजे बताएंगे कि रतलाम के जनता के दिल में क्या था, राष्ट्रीय मुद्दे, मोदी की गारंटी, या फिर राहुल गांधी ने जो सपना दिखाया है, जो विजन दिया है चुनाव में इस बार। फिलहाल राजनीति कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हमारा ये चुनावी रथ आगे बढ़ेगा। हम पहुंचेंगे मंदसौर, वहां का चुनावी मूड आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे अमर उजाला को ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, रतलाम से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।